हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड ए वेरी warm वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, डी ट्रिपल एस बी पी आर टी के लिए सीडीपी के इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज ये हमारी क्लास नंबर 39 है। इससे पिछले क्लास में हमने टॉपिक कवर किया था, थ्योरी कवर की थी, कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव लर्निंग टॉपिक को बहुत बढ़िया तरीके से हमने सीखा था। इनके बीच में डिफरेंस क्या है ना, कौन कौन सी एक्टिविटीज इनमें हम कराते हैं, हर एक चीज के बारे में, इनके एग्जाम्पल सब कुछ हमने कल पढ़ा था, जाना था। आज हम करेंगे इस टॉपिक के प्रीवियस पेपर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सबको एक साथ मैं लेकर के आ गई हूँ। तो आपका ये टेस्ट हो जाएगा कि आपने कल कितने ध्यान से पढ़ा है, और इसके साथ साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि प्रीवियस ईयर पेपर में यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, सो तैयार हो जाइए, और अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो फटाफट से एक बार क्लास को रोक के पहले अपने नोट्स रिवाइज कर लो कल वाले, और फिर शुरू करो। तो चलिए बढ़ाते अपनी क्लास को आगे। और हाँ, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ये वाला अप्रोच हमारा एक बाकी था, वो भी हम क्वेश्चंस के खत्म होते ही उसको भी कवर करेंगे। ओके, ताकि यूनिट कंप्लीटली हमारी हो जाए। एक काम करते हैं, क्वेश्चन से पहले हम अपना टॉपिक कवर कर लेते हैं, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल 5 मिनट भी नहीं लगेगी इसको खत्म करने में। देन हम क्वेश्चंस पर चलेंगे। ठीक है, फिर आसानी से बेफिक्र होकर हम क्वेश्चन लगा पाएंगे और मजा भी आएगा, क्योंकि यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो अलग वाली फील आएगी क्वेश्चंस को लगाते हुए। चलो जी, सबसे पहले हम देखते हैं एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच ये होता क्या है ना। गतिविधि आधारित दृष्टिकोण में बच्चों को हम कैसे सिखाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, कैसे टीच करते हैं। An activity in the classroom is a task that student engage in to learn by doing. तो एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच को हम तभी समझेंगे जब हमें पता होगा कि एक्टिविटी का काम क्या होता है। भाई एक्टिविटी कराते क्यों है क्लास में, है ना, क्या होती है एक्टिविटी। तो एक्टिविटी क्या होती है, क्लासरूम में हम जो भी टास्क कराते हैं बच्चों को एंगेज करने के लिए उनकी लर्निंग में, ताकि वे लर्निंग बाय डूइंग कर सके, करके सीख सके, उसी टास्क को ही हम क्या कहते हैं, गतिविधि कहते हैं। तो कक्षा में गतिविधि वह कार्य है जिसके द्वारा छात्र जो है वो करके सीखते हैं। समझ में आई इतनी बात? आगे बढ़े। टीचर का क्या रोल रहता है एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच में? सो द टीचर प्लेज ए सपोर्टिव रोल व्हाइल द स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट। टीचर यहाँ पर सपोर्टर की भूमिका निभाता है, एक सहायक की भूमिका निभाते हैं, और छात्र सक्रिय रूप से अपनी एक्टिविटी में जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। समझ में आई इतनी चीजें? आगे हम बात करते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स है लर्निंग एक्टिविटी के या अधिगम गतिविधि के, कौन कौन से तत्व होते हैं। सबसे पहला तो यही है कि इन्वॉल्वमेंट। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है एक्टिविटी में फुल्ली एंगेज्ड होने चाहिए, इन्वॉल्व होने चाहिए, विदाउट बीइंग डिस्ट्रैक्टेड, है ना, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए पूरी तरह से बच्चे जो है एक्टिविटी में एंगेज रहने चाहिए। तो पहला एलिमेंट तो एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच का इन्वॉल्वमेंट हो गया। दूसरा है इंटरेक्शन। दैट मीन्स दे डिस्कस अमंग themselves एंड यूज मटेरियल्स टू सोल्व प्रॉब्लम। कि बच्चे आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराई जाती है या इस अप्रोच को फॉलो किया जाता है, ताकि बच्चे आपस में भी डिस्कस कर सके, है ना, प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो सामग्री वो चाहते हैं उसको हल करने के लिए उपयोग में ला सके एक्टिविटी में। ठीक है। थर्ड है ऑब्जेक्टिव क्लियरिटी, कि बच्चे जिस एक्टिविटी को कर रहे हैं उनको उसका पर्पस क्लियरली पता होना चाहिए कि उसका क्या उद्देश्य है, हम इस एक्टिविटी को कर क्यों रहे हैं। ठीक है, इससे हमें क्या जानने को मिलेगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव जो है, एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव क्लियर सबको होना चाहिए। तो ये सभी क्या थे, एलिमेंट्स थे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के, ये पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। आगे आता है एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच के कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच के कौन कौन सी विशेषताएं होती है। पहली तो है वैरायटी, कि जब हम बच्चे को एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच की हेल्प से पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, है ना, तो बहुत सारी वैरायटीज हमारे पास होती है सिखाने के लिए। कि कभी हम गेम्स की हेल्प से, है ना, स्टोरी टेलिंग की हेल्प से, रोल प्ले की हेल्प से, सॉन्ग की हेल्प से, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हम करा सकते हैं। यानी ये नंबर ऑफ वैरायटी हमारे पास होती है इस अप्रोच को फॉलो करते वक्त।
दूसरा है इंक्लूसिविटी या इंक्लूसिविटी, जिसका मतलब ये है कि बच्चे जो है सभी बच्चों को इंक्लूसिव करती है। ये वाला अप्रोच सबको पार्टिसिपेट करने के लिए इक्वली अपॉर्चुनिटीज मिलती है, अलाउ करती है ना। स्टूडेंट्स इंडिविजुअली या फिर वो अगर ग्रुप में चाहे तो जैसे भी वो चाहे भाग लेते हैं अपनी एक्टिविटी में, ठीक है। अगर वो इंडिविजुअली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इंडिविजुअली, ग्रुप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ग्रुप में, ठीक है। सभी को इन्वॉल्व करती है, इंक्लूसिव करती है एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच। थर्ड है मेंटल एंगेजमेंट। एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच अगर आप फॉलो करते हैं तो ये जो है बच्चों का जो मेंटल एंगेजमेंट है, या यूं कह लो बच्चे को पूरा दिमाग से इन्वॉल्व कर देते हैं कि बच्चा उसके बारे में सोचेगा, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके ढूंढेगा, है ना, अरेंज करेगा। ये सारी चीजें जो है बच्चा एकदम एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, कोग्निटिवली भी। फोर्थ है सेटिस्फैक्शन, प्रोवाइड ए सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड जॉय। जब बच्चा एक्टिविटी करता है ना तो खुद से उसको सेटिस्फैक्टरी जो है या सेटिस्फैक्शन फील होता है, उसको जॉय फील करता है, वो मजा आता है, खुशी होती है जब वो एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, खुद से करके सीखता है। ठीक है जी, तो ये हो गए हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के। अब हम बात करेंगे डिजाइनिंग इफेक्टिव एक्टिविटीज। जब हम एक्टिविटीज को डिजाइन करते हैं तो हमारे पास जो है हमें इन बातों को ध्यान में रखना है बच्चों के लिए एक्टिविटी डिजाइन करने से पहले। कौन सी होनी चाहिए? सबसे पहला तो ये कि जो भी हम एक्टिविटी कराएं वो गोल ओरिएंटेड हो, बच्चों को जो है बच्चे उस पर फोकस्ड रहकर, केंद्रित रहकर, है ना, उस एक्टिविटी को करें। तो सबसे पहला तो ध्यान हमें एक्टिविटी कराने के लिए ये रखना चाहिए कि हम ऐसे डिजाइन करें एक्टिविटी को कि बच्चे फोकस्ड रहे, डिस्ट्रैक्टेड ना हो। दूसरा हमें ध्यान में रखना है कि एक्टिविटी थोड़ी चैलेंजिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि बहुत आसान आप एक्टिविटी देख करके आपने एक तरफ हुए नहीं कि बच्चे ने करके खत्म कर दिया, कोई मजा नहीं रहेगा उस चीज में। थोड़ी चैलेंजिंग होनी चाहिए ताकि बच्चे सोचे, विचार करे, है ना, अब उसमें अपना दिमाग लगाए। तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल होना चाहिए एक्टिविटी का, ताकि बच्चे एंगेज हो और अचीवेबल भी हो। ऐसा ना हो कि इतनी चैलेंजिंग आपने रख दी, इतनी कठोर कि बच्चों से हो ही ना, है ना, उससे डिमोटिवेट हो जाएंगे फिर बच्चे। ऐसा भी नहीं करना है, अचीवेबल होनी चाहिए, प्राप्त करने योग्य होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन थोड़ी चैलेंजिंग भी हो। तीसरा क्या है कि हमें ध्यान रखना है एक्टिविटी को शुरू करने से पहले कि स्पॉन्टेनियसली इन्वॉल्विंग, कि बच्चों को वो स्वाभाविक रूप से आकर्षित करे, अट्रैक्ट करे, है ना, बच्चों का नेचुरल इंटरेस्ट आए आपकी एक्टिविटी में। तो हमको इस बात का भी ध्यान रखना है। और फोर्थ क्या है इसका एक एक्टिविटी को इफेक्टिव बनाने का चौथा स्टेप क्या होगा कि वो जॉयफुल होनी चाहिए, है ना, बच्चे उसको एंजॉय करें जब आप वो एक्टिविटी करा रहे हो। तो ये सारे जो है फैक्टर्स होने चाहिए जब अगर आप एक इफेक्टिव एक्टिविटी प्लान कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। यहां से प्रीवियस पेपर में एज इट इज क्वेश्चन बना है, तो ध्यान रखिएगा। मैं कुछ भी चीज एक्स्ट्रा नहीं करवाऊंगी, ना ही कम कराऊंगी, बिल्कुल टू द पॉइंट होगी सारी चीजें, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। चलो जी, अब हो गई है, हम संतुष्टि के साथ अब क्वेश्चंस की ओर चलेंगे क्योंकि अब हमने यूनिट कंप्लीट कर ली है। चलो देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, DSSB 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, डैश refers to methodologies and environment in which learner engage in a common task where each individual find out and is accountable to each other। बताओ जी, ये कौन से लर्निंग मेथड की बात हो रही है? कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड की, या लर्निंग सेंटर्ड लर्निंग की, कोलैबोरेटिव लर्निंग की, या फिर लर्नर सेंटर्ड लर्निंग की? बताया गया है कि बच्चे जो है एक ही कॉमन टास्क में एंगेज रहते हैं और साथ ही जो है एक दूसरे के अकाउंटेबल रहते हैं, ठीक है, अपना अपना इंडिविजुअली फाइंड करते हैं और एक दूसरे के प्रति अकाउंटेबल भी रहते हैं। तो बता दो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। अगर कल की क्लास सही से देखी है तो आंसर फटाक से आ जाएगा। फटाफट फटाफट आंसर करो, फिर झटाझट आके बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो जी, मैंने आपको एक डायग्राम की हेल्प से समझाया था।
अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको एक डायग्राम की हेल्प से समझाया था। क्या समझाया था कि भैया देखो, ग्रुप में मान के चलो ये सारे बच्चे बैठे हैं, ठीक है, और ये सभी क्या है, एक कॉमन टास्क में इन्वॉल्व है, ठीक है, इनको अलग अलग टास्क नहीं दिया गया है, ये एक कॉमन टास्क को पूरा करने में इन्वॉल्व है, और ये एक दूसरे के जो है एक दूसरे के लिए अकाउंटेबल भी है। ये किस में होता है, ये होता है कोलैबोरेटिव लर्निंग में, है ना। लेकिन वहीं अगर, तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, कोलैबोरेटिव लर्निंग, ऑप्शन नंबर सी, सहयोगात्मक अधिगम। वहीं अगर यहाँ पर आप कहोगे कि मैम कोऑपरेटिव क्यों नहीं है, क्योंकि कोऑपरेटिव में एक दूसरे के लिए अकाउंटेबल नहीं रहते, वहां पर कोऑपरेटिव में उनकी इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी होती है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कोऑपरेटिव लर्निंग में वे इंडिविजुअली अकाउंटेबल होते हैं, ना कि एक दूसरे के प्रति। समझ में आई चीजें, डिफरेंस क्लियर है। चलो अब आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका 2021 सीटेट में पूछा गया, ये भी क्वेश्चन मैंने रख लिया था क्योंकि मुझे सही लगा। देखते हैं कौन करेगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी, इनमें से ये कुछ स्ट्रेटेजी रणनीति दी गई है, कौन सी एक कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी इनमें आपकी होगी। ऑप्शन नंबर ए शेपिंग यानी कि ढालना, दूसरा है सीरिएशन क्रमबद्धता में लगाना, या फिर सोशल आइसोलेशन समाज से अलगाव हो जाना, दूर हो जाना हटके, या फिर रेसिप्रोकल क्वेश्चनिंग पारस्परिक रूप से प्रश्न करना। जल्दी से आंसर करो, कोऑपरेटिव लर्निंग की कौन सी स्ट्रेटजी इसमें होगी। तो बिल्कुल देखने में समझ में आ रहा है, कोऑपरेटिव लर्निंग सहयोगात्मक अधिगम में क्या होता है, बच्चे एक दूसरे के साथ परस्पर रूप से क्रिया करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो समाज से अलगाव उनका होता कि भाई आइसोलेट हो जाते हैं, दूर हट जाते हैं, ऐसा नहीं होता कुछ भी। ऑप्शन नंबर 4 इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका DSSB PRT में 2019 में पूछा गया ही ये सवाल है, आपके सामने है। व्हाट इज योर रोल एज ए टीचर इन कोऑपरेटिव लर्निंग मॉडल। कोऑपरेटिव लर्निंग मॉडल में आपका क्या रोल रहेगा एज ए टीचर। ऑप्शन नंबर ए टू असिस्ट लर्निंग टीम्स टू डू देयर वर्क, कि आप जो टीम्स बनाएंगे उनको असिस्ट करोगे कोऑपरेटिव लर्निंग में, तो बिल्कुल ठीक है, टीचर का काम यही तो था कोऑपरेटिव लर्निंग में, है ना। दूसरा है टू लिस्ट नॉलेज ऑफ लर्निंग मटेरियल, बिल्कुल सही बात है, बच्चों की नॉलेज के लर्निंग मटेरियल की लिस्ट बनाना। टू गो ओवर ऑब्जेक्टिव्स फॉर द लेसन एंड एस्टेब्लिश द लर्निंग सेट, बिल्कुल सही है। हमने जब स्टेप्स जाने थे कोऑपरेटिव लर्निंग मॉडल के, तो हमने जाना था कि सबसे पहले तो बच्चों को ऑब्जेक्टिव्स क्या है ना, ये समझाना है, देन उनको सब्जेक्ट मैटर जो है उसको डिलीवर करना है, फिर ग्रुप्स बनाने हैं, फिर परफॉर्म करवानी है एक्टिविटीज उनसे, ठीक है। तो ये सारे ही स्टेप्स फॉलो होते हैं, ये सारे ही रोल रहेंगे एज ए टीचर जब आप कोऑपरेटिव लर्निंग मॉडल को अप्लाई करेंगे। सो ऑप्शन नंबर सेकंड में ये तीनों गिवन है, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया इतना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आपको आंसर करना है, फटाफट से बताओ। दीज आर द वेज ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग के इनमें से कौन सा तरीका है। पहला एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एंड डूइंग होमवर्क। क्या होमवर्क जैसी बात यहाँ पर हुई थी कि बच्चे को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाओ और होमवर्क दे दो तो हो जाएगी कोलैबोरेटिव लर्निंग, क्या ऐसा है, बिल्कुल नहीं, कट कर दो। सेकेंड ऑप्शन देखो, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग, लर्निंग थ्रू एक्सप्लोरेशन, कि बच्चे खुद से एक्सप्लोर करते हैं इंडिविजुअली ग्रुप में जैसे वो चाहे, है ना, डिस्कवरी करते हैं, खोज अधिगम करते हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करते हैं। तो क्या ये हो जाएगा, हाँ जी लग तो रहा है पॉजिटिव। अगला भी देख लो, डिस्कवरी लर्निंग एंड सोलिटरी प्ले, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा आपका, सोलिटरी प्ले से यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। डिस्कवरी लर्निंग तो फिर भी ठीक है। फोर्थ देखो, लर्निंग थ्रू एक्सप्लोरेशन, बिल्कुल ठीक है। एंड वॉचिंग टीवी, भैया वॉचिंग टीवी वॉच करके कौन सी कोलैबोरेटिव लर्निंग हो रही है, कोई सी भी नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, यही सही जवाब है। समझ में आया। अब देख लो आपका DSSB 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। चलो, which of the following statement is correct regarding the collaborative learning approach।
बता दो भैया फटाफट से, कोलैबोरेटिव लर्निंग अप्रोच से संबंधित इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पहला है दिस अप्रोच यूजेस क्वांटिटेटिव मेथड, दूसरा है द टीचर ट्रांसफर ऑल अथॉरिटी टू द ग्रुप। कौन सा ऑप्शन सही होगा? आंसर आपका आ जाना चाहिए। देखो, अगर मैं आपको कहूं कि जो जब मैंने आपको डिफरेंस बताया था कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग में, तो एक डिफरेंस ये भी था कि जो कोऑपरेटिव लर्निंग है वो तो होती है क्वांटिटेटिव, लेकिन कोलैबोरेटिव लर्निंग जो है ये होती है क्वालिटेटिव। ठीक है, ये क्वालिटी पर डिपेंड होती है, ना कि क्वांटिटी पर। तो ये क्वालिटेटिव रहती है, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव। ठीक है, तो ये क्वालिटेटिव होती है ना कि क्वांटिटेटिव। तो पहला ऑप्शन तो हमारा हो गया गलत। दूसरा देखो, कोलैबोरेटिव अप्रोच में टीचर जो है सारी की सारी अथॉरिटी ग्रुप को ट्रांसफर कर देता है। ये बात यहाँ कहना बिल्कुल सही है। यहाँ पर बच्चे अपने आप सारी चीजें देख रेख करेंगे, फीडबैक देना, जो भी काम है सब खुद करेंगे, खुद से वैल्यूएशन करेंगे। टीचर तो हैंड ओवर कर देता है पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी ग्रुप के मेंबर्स को। तो यहां पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी ओनली 2। करेक्ट, समझ में आया? अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है DSSB PRT 2019 में पूछा गया है, विच मेथड इज यूज्ड फॉर एग्जामिनिंग कोलैबोरेटिव लर्निंग प्रोसेस। कोलैबोरेटिव लर्निंग प्रोसेस को एग्जामिन करने के लिए कौन से मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं? पहला है कन्वर्सेशन एनालिसिस, दूसरा है स्टैटिस्टिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। बताओ फटाफट से कौन सा आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही मेथड्स यूज किए जाते हैं एग्जामिन करने के लिए कोलैबोरेटिव लर्निंग प्रोसेस को, कन्वर्सेशन एनालिसिस और स्टैटिस्टिकल डिस्कोर्स एनालाइज, दोनों ही हो गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका एकदम करेक्ट होगा। समझ में आई बात? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ये आप नोट डाउन कर लो। अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि हर साल क्वेश्चंस का लेवल जो है बढ़िया और इम्प्रूव ही होता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग मेथड, अच्छा जी, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इन्होंने पूछा है कौन सी सही नहीं है, यानी कौन सी गलत है ना। कोलैबोरेटिव लर्निंग के बारे में क्या चीज यहाँ पर गलत कही गई है, वही हमें ढूंढनी है। तो इस बात पर आपको फोकस करना है। ऑप्शन नंबर ए देखो, ए मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इन विच स्टूडेंट्स एंड टीचर्स team together to explore a significant question or create a meaningful project। ठीक है, क्या ये ठीक है कि भाई बच्चे आपस में, टीचर आपस में मिलकर के टीम बनाते हैं और फिर एक मीनिंगफुल जो प्रोजेक्ट है उस पर काम करते हैं? दूसरा है, इट रेफर टू दैट मैथोलॉजीज एंड एनवायरमेंट्स इन विच लर्नर एंगेज इन ए कॉमन टास्क where each individual finds out and is accountable to each other। देखो, सेकंड ऑप्शन तो पढ़ते ही हमें समझ में आ गया कि ये बात बिल्कुल सही कही है उन्होंने। ठीक है, ये बात क्या कही है? सही कही है एकदम, कि बच्चे जो है कॉमन टास्क में इन्वॉल्व होते हैं और एक दूसरे के प्रति अकाउंटेबल होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। वहीं अगर पहले ऑप्शन की बात करें तो ये भी बिल्कुल ठीक है कि बच्चे और टीचर मिलकर के ग्रुप बनाते हैं, अपनी टीम बनाते हैं, है ना, और साथ में फिर क्या करते हैं, एक मीनिंगफुल प्रोजेक्ट को क्रिएट करने पर काम करते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन सही है, लेकिन इसने पूछा था गलत कौन सा है। अब क्या करें बताओ, कौन सा ऑप्शन बताए, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन तो यहाँ पर सही दिए गए हैं। इन्होंने पूछा था कौन सा कोलैबोरेटिव लर्निंग के बारे में गलत है, तो कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए हमको? बोथ फर्स्ट एंड सेकंड? जी नहीं, क्योंकि ये तो हमारे सही है, हम दोनों कैसे बता दें, है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, कि ना तो पहला गलत है और ना ही दूसरा गलत है, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आया? देखो, घुमावदार क्वेश्चन था। आगे देखो, ये नेट के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ इसी टॉपिक से, तो मैंने इसको भी रख लिया ताकि थोड़ा सा और हम एक्सप्लोर करें अपने टॉपिक को।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, बता दो जी कौन कौन से बेनिफिट्स है। ऑप्शन नंबर ए, इंप्रूव्ड कम्युनिकेशन स्किल, बिल्कुल सही है बच्चे, भैया एक साथ बैठ करके ग्रुप में काम करेंगे तो कम्युनिकेशन स्किल्स तो डेवलप होंगे। डिक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, क्या कहते हो, सही है कि गलत है कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव पर उनकी अंडरस्टैंडिंग को कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है, घटा देता है। आप ही बताओ इसको सही माने कि गलत। थर्ड है इंक्रीज मोटिवेशन, भैया मोटिवेशन तो बढ़ेगा ही, साथ में अपॉर्चुनिटीज मिलेगी ज्यादा पर्सनल फीडबैक की, और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी एबिलिटीज जो है उनकी वो भी इनहेंस होगी। तो बी को छोड़ करके बाकी सभी सही है, यानी ए सी डी ई ऑप्शन नंबर थर्ड में गिवन है, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सो हर एक ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तभी आंसर करेंगे। चलो नेक्स्ट है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग। ये आपका देखो, ये हमने जो ऊपर जाना ये तो बेनिफिट्स ही पूछे थे कोलैबोरेटिव लर्निंग के, लेकिन नेट के पेपर में आए हुए हैं 2023 में, और DSSB में सेम ऐसा ही क्वेश्चन आप देख लो 2019 में आया था। ठीक है, कि बेनिफिट्स ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग, बस इसमें थोड़े से ऑप्शन ना यहाँ पे बदल दिए हैं, लेकिन पूछे बेनिफिट ही है। पहला, स्टूडेंट लर्न टू वर्क विद डाइवर्स टाइप ऑफ पीपल, तो बिल्कुल सही है भैया, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ काम करने का बच्चों को यहाँ पे मौका मिलता है, अपने अकॉर्डिंग वो ग्रुप बनाते हैं। दूसरा है, स्टूडेंट्स लर्न टू रिलेट टू देयर पीयर्स एंड अदर लर्नर एज दे वर्क टुगेदर इन ग्रुप इंटरप्राइज, बिल्कुल सही बात है कि बच्चे जो है अपने पीयर्स के साथ या अदर लर्नर्स के साथ एक साथ ग्रुप में काम करते हैं और सीखते हैं। थर्ड है, स्टूडेंट्स टेक मोर ओनरशिप ऑफ देयर मटेरियल एंड थिंक क्रिटिकली अबाउट रिलेटेड इश्यूज व्हेन दे वर्क एज ए टीम, तो बिल्कुल सही है, बच्चे यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं और ज्यादा ओनरशिप दिखाते हैं, या फिर ये कह लो कि जो प्रोजेक्ट होता है उसके अपने हाथों में लेकर के, हाथों में लेने से मतलब है उसकी जिम्मेदारी ले समझते हैं, उसको पूरा करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों ही बेनिफिट्स है आपके कोलैबोरेटिव लर्निंग एक्टिविटी के। तो देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में गिवन है, फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड, ऑप्शन नंबर डी में। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, ये 2019 में पूछा गया आपका क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर करना है आपको मेरे से पहले। Which of the following guidelines must a teacher follow for using the cooperative learning method in the classroom? Cooperative learning methods को क्लासरूम में अप्लाई करने से पहले टीचर्स को कौन कौन सी गाइडलाइंस जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए। हमने पढ़ी थी गाइडलाइंस कल की क्लास में, कौन कौन सी है, अब देखो आ गया क्वेश्चन, बताओ फटाफट से। पहली है, ग्रुप कंपोजिशन शुड बी हेटेरोजीनियस by mixing students consider their academic achievement, sex and race, तो बिल्कुल सही बात है, हमें पहली गाइडलाइन टीचर के लिए यही है कि ग्रुप्स जो है वो हेटेरोजीनियस हो, विषम हो, है ना, अलग अलग विशेषताओं वाले, सेक्स रेस वाले बच्चे, एकेडमिक अचीवमेंट वाले बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो, ऐसा ना हो कि सारे इंटेलिजेंट बच्चों को एक ग्रुप में रख दिया, है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा है, ग्रेड इंडिविजुअल स्टूडेंट कंट्रीब्यूशन, तो बिल्कुल सही है, कोऑपरेटिव लर्निंग में हम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन पर बच्चों को ग्रेड देते हैं, है ना, लेकिन अगर रिवार्ड की बात आए तो रिवार्ड पूरे ग्रुप को मिलता है, ना कि इंडिविजुअल को, लेकिन इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के कंट्रीब्यूशन पर उनको ग्रेड दिया जाता है। थर्ड है, कोलैबोरेटिव सोशल स्किल्स मस्ट बी टॉट, मॉडल्ड एंड रीइंफोर्स रेगुलरली, बिल्कुल सही है, जो कोलैबोरेटिव सोशल स्किल्स होते हैं वे बच्चे सीखते हैं, है ना, बच्चों के अंदर वो डेवलप होते हैं। तो यानी हमारे तीनों ही ऑप्शन सही है, ये तीनों ही गाइडलाइंस एक टीचर फॉलो करता है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 में, तो यहां से बहुत भर भर के क्वेश्चन आए थे। पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ लर्निंग डज कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच हैव ए पॉजिटिव इफेक्ट। पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़ता है कोऑपरेटिव अप्रोच को फॉलो करने से, कि बच्चों की एकेडमिक अचीवमेंट इंप्रूव होती है, या एकेडमिक अचीवमेंट में कोऑपरेटिव लर्निंग हेल्प करती है, क्या ये बात सही है? ऑप्शन नंबर बी देखो, बच्चों के अंदर कोलैबोरेटिव बिहेवियर, सहयोगात्मक व्यवहार डेवलप होता है, क्या ये बात सही है?
तीसरा है क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के कल्चर के बारे में बच्चे के जो है समझ विकसित होती है। क्या ये बात सही है? ऑप्शन नंबर 4 देखो, रिलेशनशिप एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स डिसेबल्ड स्टूडेंट, डिसेबल्ड स्टूडेंट के प्रति उनके रिलेशनशिप और प्रगाढ़ होते हैं, एटीट्यूड डेवलप होता है पॉजिटिव। तो क्या ये बात सही है? तो एकदम सही है, चारों ऑप्शन हमारे है ना, ये सभी कोऑपरेटिव लर्निंग के पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, फटाफट से देखो, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं इसके। डैश टेक प्लेस व्हेन स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर इन सेम प्लेस ऑन ए स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन ए स्मॉल ग्रुप। ये क्वेश्चन मैंने आपसे टेलीग्राम में कल पोल कराया था, वहां पूछा था। 46% से ज्यादा बच्चों ने इसका गलत आंसर किया। अब बताओ फटाफट से, आज सुधार करोगे कि नहीं करोगे? फिर कल मैंने कॉन्सेप्ट वाली क्लास दी, उसके बाद ये फिर से क्वेश्चन पूछ रही हूँ। अब सुधार करोगे या वही आंसर देने वाले हो? बता दो फटाफट। और हाँ, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे ही आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको टेलीग्राम का ग्रुप मिलेगा, वहां पर ज्वाइन कर लेना। बहुत सारी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिलती रहती है। ठीक है जी, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा आंसर, कि बच्चे एक जगह ही है ना, सेम प्लेस पर और एक स्मॉल ग्रुप में जो है प्रोजेक्ट अपना एक साथ मिलकर के पूरा करते हैं। तो ऐसा होता है कोऑपरेटिव लर्निंग में, है ना, कोऑपरेटिव लर्निंग में एक जगह पर सेम प्लेस पर, जबकि कोलैबोरेटिव लर्निंग में सेम प्लेस होना अनिवार्य नहीं है, कहीं से भी कोई भी बच्चा आपस में कांटेक्ट कर सकता है वहां पर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है जिसने ऑप्शन नंबर डी बताया। इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के होते हैं कंप्लीट। आई होप आपको मजा आया होगा और ये क्लास जो है बहुत आपको हेल्पफुल लगी भी होगी। अगर पसंद आई है सो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, फटाफट से शेयर कर दो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।